नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। पर सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पूछे थे जो कि समसामयिकी से जुड़े थे। जैसे पहला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। आपको यह क्वेश्चन मैंने पिछली छत्तीसगढ़ समसामयिकी के वीडियो में होमवर्क के रूप में दिया था। ठीक, तो इसके आंसर क्या होगा? श्री हेमंत वर्मा जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ कहां से किया गया। ठीक, इस योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। इसको क्या बोला जाता है? ULPIN। ठीक है, इस योजना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इस योजना का प्रारंभ हुआ है कवर्धा जिले के यानी कबीरधाम जिले के अग्रिकला नाम के गांव से। अगला क्वेश्चन हमने देखा था, एरोमेटिक कोंडानार परियोजना का संचालन किस जिले में किया जा रहा है। तो इसका आंसर है कोंडागांव जिले में इसका संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना। अगला है, हाल ही में किन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ठीक, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि हाल ही में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का जो प्रस्ताव है ये अनुमोदित किया गया है हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था हमने, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ठीक, तो आपको पता होगा कि 23 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। इसी दिन राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी का नामकरण बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया था और हाल ही में इसे मंजूरी दे दी गई है। तो अब ये जो अकादमी है उसे सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी के नाम से जाना जाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक, आपको पता होगा कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, इंग्लिश माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो योजना है इसे प्रारंभ किया गया था और इसका संचालन वर्ष 2020-21 के शिक्षण सत्र के दौरान किया गया। ठीक है, प्रारंभिक चरण था और हाल ही में इसके अंतर्गत जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक, तो इसी से जुड़ा हुआ अपडेट हाल ही में आया है, इसको समझेंगे। प्रथम चरण में गत वर्ष प्रदेश में 52 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए थे। ठीक है, ये शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का लक्ष्य भी था। उस साल 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल इस योजना के अंतर्गत खोले गए थे। इस वर्ष 119 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, यानी कि इस शिक्षण सत्र में 119 नए स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं ये खोले गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से वर्तमान में प्रदेश में 171 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन जैसे भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आधुनिक क्लासरूम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो स्कूल है इनको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे उनका शिक्षण जो है, शिक्षण प्रणाली जो है उसको सुधारा जा सके और उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। अगला बिंदु पढ़ते हैं कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक समान गणवेश, लोगो, बैच निर्धारित किया गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। ठीक है, हाल ही में इससे संबंधित बहुत सारी वैकेंसीज भी निकली हैं। ठीक, गत वर्ष संचालित 52 स्कूलों में, ठीक है, यानी पिछले शिक्षण सत्र में जो 52 स्कूल संचालित किए जा रहे थे उसमें 20,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और 1,702 शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ठीक, ये जो स्कूल है इसमें 20,082 बच्चे जो है ये अध्ययनरत हैं और इनको पढ़ाने के लिए 1702 शिक्षक जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं।
ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके अंतर्गत स्कूलों की संख्या आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है कि वर्तमान में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं इनकी संख्या कितनी है। ठीक, इसके अलावा जो मेंस का पेपर दे रहे हैं वो इन सारे बिंदुओं को अच्छे से तैयार करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है बीज बुआई महापर्व। ठीक, बीज बुआई महापर्व जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में वन विभाग के द्वारा 11 जुलाई को आयोजित किया गया है। ठीक, वर्ष 2019 से ये जो महापर्व है ये हर साल आयोजित किया जाता है और इसके लिए एक तिथि नियत की गई है जो कब है, 11 जुलाई को। हर वर्ष 11 जुलाई को ये जो बीज बुआई महापर्व है इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज सहित 25 लाख सीड बॉल का छिड़काव किया गया है। ठीक, मुख्यतः ये जो बीज बुआई महापर्व है इसका लक्ष्य होता है वृक्ष घनत्व को बढ़ाना। ठीक है, यही बोल सकते हैं इसको कि वन घनत्व को बढ़ाना, वन घनत्व का विस्तार, ये इसका लक्ष्य होता है। ठीक, और हाल ही में सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत रोजगार के अवसर भी वनों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो यह है बीज बुआई महापर्व का एक थोड़ा सा चित्र है जिसको आप देख सकते हैं, है ना। याद रखिएगा कि ये जो अभियान है वो वर्ष 2019 से संचालित किया जा रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। देखिए, राज्य में चल रही योजनाओं का जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक उससे लाभान्वित हो रहे लोगों की एक्चुअल संख्या हमको पता नहीं चल पाएगी। ठीक है, साथ ही ये योजना किस प्रकार से संचालित की जा रही है, किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पर उसको संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में एक फ्रेमवर्क जो है इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, याद रखेंगे इसको जो निर्माण करता है वो कौन है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। इसका उद्देश्य क्या है, सरकार द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुनियोजित रूप से मूल्यांकन, अनुश्रवण और अनुशीलन, यानी कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं उनके संबंध में उनका मूल्यांकन करना, उनसे संबंधित अनुश्रवण करना और उनका अनुशीलन करना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक, अगला है इससे विभागीय योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कसावट आएगी और राज्य की रैंकिंग में सुधार होगा। ठीक, आपको पता होगा कि समय समय पर बहुत सारी रैंकिंग जो है वो राज्य स्तर की आयोजित की जाती है, निकाली जाती है। ठीक, इसी के अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा निर्यात तैयारी सूचकांक सुना होगा, है ना। पोषण के मामले में रैंकिंग निकलती रहती है ना। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर रैंकिंग निकलती रहती है। तो इन रैंकिंग्स में सुधार करने का प्रयास जो है वो राज्य योजना आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, और इसके लिए एक कार्य योजना बनाई गई है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए, कैसे राज्य की रैंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, है ना, कैसे रैंकिंग को बढ़ाने के प्रयास किए जाए और राज्य में जो चल रही योजनाएं हैं उनको कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसी के लिए बनाया गया है ये स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ठीक, इससे होगा क्या कि जो विभागीय योजनाएं और कार्यक्रम हैं इनको कैसे संचालित किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पर, जो जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का संचालन किस तरीके से हो रहा है, इसकी हमको जानकारी मिलेगी। ठीक, अगला बिंदु है इस फ्रेमवर्क में 17 लक्ष्यों के मूल्यांकन हेतु 275 इंडिकेटर्स का निर्धारण किया गया है। ठीक, आपने नीति आयोग का देखा होगा डेल्टा रैंकिंग, उसमें कुछ बिंदु होते हैं जिसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग निकाली जाती है और जिलों की रैंकिंग निकाली जाती है ना। डेल्टा रैंकिंग में जिलों की रैंकिंग होती है जो आकांक्षी जिले होते हैं, तो उसमें कुछ बिंदु होते हैं जिसके आधार पर वो रैंकिंग तैयार की जाती है। वैसे ही यहां पर 17 लक्ष्य जो है ये निर्धारित किए गए हैं इस फ्रेमवर्क में और इनके मूल्यांकन के लिए कुल 275 इंडिकेटर्स जो हैं ये निर्धारित किए गए हैं। ठीक, संख्या याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फ्रेमवर्क में प्रत्येक इंडिकेटर को विभागों के साथ मैप किया गया है, साथ ही विभिन्न योजनाओं की भी मैपिंग की गई है। ठीक, यानी आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक इंडिकेटर जो है, ठीक है, उसको विभागों के साथ क्या किया गया है, मैप किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, और उसके हिसाब से अलग अलग योजनाएं जो है इनकी भी मैपिंग की गई है।
अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है, जिसके लक्षित वर्ग अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसको याद रखेंगे कि अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग मैपिंग भी की गई है विभागों की। ठीक, इसी में आगे देखते हैं कि योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक एसडीजी लक्ष्य हेतु इंडिकेटर्स से सभी लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति में विभागों को सहायता मिलेगी तथा व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन भी संभव हो सकेगा। ठीक, आपको पता होगा कि योजना आयोग जो है वो एसडीजी लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है, इनको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ठीक, तो इन पर कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक, इसका भी मूल्यांकन जो है राज्य योजना आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक, अगला है मुख्यमंत्री ने राज्य योजना आयोग के स्तर पर एसडीजी सेल गठित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की सहमति दी है। यानी कि ये जो एसडीजी गोल है इस पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है। ठीक है, जो केंद्र सरकार जो है एसडीजी गोल देती है, ठीक है, योजना आयोग जो एसडीजी गोल देती है उसमें राज्य सरकार किन किन उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है, किसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसके मूल्यांकन के लिए एक एसडीजी सेल जो है ये गठित किया जाएगा। ठीक, अगला बिंदु है कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तर्ज पर जल्द ही डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का निर्धारण किया जाएगा, जिससे सभी जिलों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। यानी कि जिन बिंदुओं के आधार पर स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, इसको बनाया गया है, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर जिला स्तरीय इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा, जिससे प्रत्येक जिले के द्वारा की जा रही कार्य योजना और क्या कार्य किया जा रहा है, कितना कार्य किया जा रहा है और किसी योजना का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसके संबंध में रैंकिंग जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, हाल ही में ये तैयार किया गया है ना, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, और इसके आधार पर भविष्य में डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है इसे तैयार किया जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। चलिए अगला टॉपिक है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया। देखिए हाल फिलहाल में ये जो संस्थान है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है। क्यों रही है, आइए देखते हैं। देखिए, देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस के अवसर पर केवीके कोरिया, ठीक है, यानी कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को मिला वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा आपको कि वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है। ठीक, तो किसको दिया गया है, याद रखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। तो अब जानते हैं कि इस संस्थान को यह सम्मान क्यों दिया गया है। ठीक, तो यहां पर देखिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को यह सम्मान, पहला बिंदु, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। ठीक, यानी कि जो सुराजी गांव योजना है इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये जो पुरस्कार है इसे प्रदान किया गया है। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है कि इस संस्थान के द्वारा क्या किया गया था कि कृषकों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन, है ना, जिसका नाम क्या है, कोरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के द्वारा। अगला है, जिले में 55 एकड़ में गौठान ग्रामों में चारागाह विकास कार्यक्रम और नवोन्मेषी कृषि, ठीक है, यानी इनोवेटिव एग्रीकल्चर के लिए भी यह सम्मान दिया गया है। अगला है, उद्यानिकी एवं संबंधित गतिविधियों में सिंदूर हर्बल पाउडर, लेमन ग्रास चाय पत्ती, शकरकंद का आटा, हल्दी, नीलगिरी व सौंफ की पत्तियों व टहनियों से सुगंधित तेल का निष्कासन एवं गौठान ग्रामों में सौंफ की खेती का सफल प्रदर्शन जो है ये केवीके कोरिया के द्वारा किया गया है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला क्या है, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी कृषकों का समूह बनाकर मधुमक्खी पालन एवं
दलहन तथा तिलहन फसलों की उन्नत प्रजातियों का क्लस्टर प्रदर्शन। ठीक है, यानी क्लस्टर के रूप में कैसे दलहन और तिलहन फसल जो है इनका विकास किया जा सकता है हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी में, इसका भी प्रदर्शन जो है इस केवीके कोरिया के द्वारा लगाया गया था, है ना, जिससे कि इससे जुड़े हुए किसानों को काफी प्रोत्साहन मिला है ना। अगला है, छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने हेतु विभिन्न फसलों के प्रसंस्करण एवं विपणन आदि नवोन्मेषी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी इतने सारी उपलब्धियां जो है ये केवीके कोरिया ने हाल फिलहाल के वर्षों में हासिल की है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो सम्मान है ये इस केवीके कोरिया नाम के संस्थान को दिया गया है। ठीक, याद रखेंगे इसको, ये है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, आप शायद स्क्रीन पर इसको देख पा रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल। ठीक है, हाल फिलहाल में इसे तैयार किया जा रहा है। कहां पर तैयार किया जा रहा है तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग के नंदिनी नामक स्थान पर इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, दुर्ग जिले में नंदिनी खुंदनी, आपने माइंस सुना होगा, तो माइंस की वो जो खाली पड़ी भूमि थी वहां पर ये जो जंगल है उसे निर्मित किया जा रहा है। ठीक, मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाया गया प्रस्ताव डीएमएफ से भी दी गई राशि यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है इससे इस राशि का भुगतान जो है किया जा रहा है। इस वन के विकास में जो खर्च आ रहा है उसका भुगतान किससे होगा, डीएमएफ से। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जिला खनिज न्यास निधि। ठीक है, यहां से इसका भुगतान किया जाएगा। आगे देखिए कि 885 एकड़ क्षेत्रफल में लगाए जाएंगे 80,000 से अधिक पौधे। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा जंगल जो हो जाएगा वो 2500 एकड़ में फैला होगा। ठीक, इसमें से 885 एकड़ क्षेत्रफल जो है ये अभी विस्तारित किया जाएगा। ठीक, उल्लेखनीय है कि 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले से ही सागौन और आंवले के बहुत सारे वृक्ष मौजूद है। पहले से ही सागौन और आंवले के वृक्ष यहाँ पर बहुतायत मात्रा में है ना। खाली पड़ी जो जगह है वहां पर 80,000 पौधों को लगाने के पश्चात 3 साल में यह क्षेत्र पूरी तरह से जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक, अब सीधी सी बात है, कहीं पर जब जंगल विकसित होता है तो वहां पर जैव विविधता बढ़ती है, पशुओं का आना जाना बढ़ता है कि नहीं। तो यह भी इसका एक उद्देश्य होगा कि विविध प्रजाति के पौधे लगने की वजह से यहाँ का प्राकृतिक परिवेश जो होगा वो क्या होगा, समृद्ध हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा ये स्थान को कम से कम बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, दुर्ग जिले के नंदिनी में। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला बिंदु है, चलिए अगला टॉपिक है वजन त्योहार एवं मोहल्ला क्लास। ठीक, आपको पता होगा कि कुपोषण की जांच करने के लिए, बच्चों में जो होने वाला कुपोषण है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इससे निपटने के प्रयास भी बहुत सारे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इसी के अंतर्गत बच्चों का वजन किया जाता है इस वजन त्योहार के अंतर्गत, जिससे क्या होता है, यदि आयु के अनुरूप बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो उसे कुपोषित की श्रेणी में रख करके उसे सुपोषित आहार जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं कि वजन त्योहार का आयोजन जो है वो 7 से 16 जुलाई तक किया जा रहा है। ठीक, उद्देश्य क्या है, राज्य में कुपोषण में कमी लाना। ठीक, आपको पता होगा कि पिछले साल का डेटा है कि पिछले साल जब सुपोषण मिशन आया उसके ठीक पहले का डेटा यह था कि राज्य में लगभग 37.7% बच्चे जो हैं ये क्या हैं, कुपोषित थे। इसके अलावा 47% महिलाएं जो हैं ये एनीमिया से पीड़ित थी। ठीक, तो इन्हीं को ध्यान में रख करके सुपोषण मिशन लाया गया था 2 अक्टूबर 2019 के दिन से, है ना। ये दोनों बिंदु इसमें शामिल थे, कुपोषण और एनीमिया। ठीक, तो उसी के अंतर्गत जो डेटा है, ठीक है, कि कितने बच्चे कुपोषित हैं ये हमको कहां से मिलता है, वजन त्योहार के डेटा से मिलता है। ठीक, इसके अलावा मोहल्ला क्लास। मोहल्ला क्लास क्या है, कोरोना संक्रमण काल में बच्चों की पढ़ाई को निरंतरता प्रदान करना इस मोहल्ला क्लास का
लक्ष्य है। ठीक, इसके अंतर्गत भी हमने पिछले कक्षाओं में बहुत सारी योजनाओं को देखा था, जिसमें पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ई तुहर मोहल्ला, लाउड स्पीकर स्कूल, बुलठू के बोल, ठीक है, पेटी वाली दीदी, मिस्ड कॉल गुरुजी, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं का संचालन जो है वो किया गया था स्कूली बच्चों को उनके पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में सबसे बड़ी समस्या जो थी वो बच्चों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना ही थी। तो इसलिए इसके लिए राज्य सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए और बहुत सारी योजनाओं का संचालन भी किया गया था। ठीक, तो इस मोहल्ला क्लास का आयोजन भी इसी दौरान किया गया है। ठीक, और याद रखिएगा कि पिछले क्लास से जुड़े सिलेबस को पूरा करने के लिए हाल ही में सेतु अभियान जो है ये संचालित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाई ही नहीं की, हालांकि हम अगली कक्षा में आ गए हैं लेकिन हमें पिछले क्लास का नहीं पता। तो उन पिछले क्लास का जो सिलेबस है जो कि बच्चों का छूट गया है, उनके लिए ये जो सेतु अभियान है इसका संचालन किया जा रहा है। याद रखिएगा, सेतु अभियान। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, तो अगला जो न्यूज है वो राज्य लोक सेवा आयोग से है, जिसमें 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर प्रवीण वर्मा और डॉक्टर सरिता उइके, इन दोनों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की गई है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है लोकवाणी से जुड़ा हुआ। ठीक, हाल ही में लोकवाणी के 19वें संस्करण का प्रसारण किया गया है, जो प्रसारित हुआ है 11 जुलाई 2021 को। सबसे पहले इस लोकवाणी के प्रसारण का विषय क्या था? तो इस 19वीं कड़ी का प्रसारण का विषय था विकास का नया दौर। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने कुछ प्रमुख आंकड़े बताए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आंकड़ा है बिजली बिल हाफ योजना। आपको पता होगा कि 1 मार्च 2019 से ये योजना जो है ये प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 400 यूनिट तक की खपत पर लगने वाला जो बिजली का बिल है उसे पूर्व दर की तुलना में क्या कर दिया गया था? आधा कर दिया गया था। ठीक, तो इससे जुड़ा हुआ एक अपडेट दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि 39 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 1822 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, आंकड़े जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। ठीक, अगला है वर्ष 2023 तक प्रदेश के सभी 39 लाख ग्रामीण घरों में पहुंचेगा नल से शुद्ध जल। ठीक, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसे कहा गया है जल जीवन मिशन। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में एक नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। ठीक, राज्य सरकार ने इसी मिशन के अंतर्गत यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में यह लक्ष्य वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इसको कि वर्ष 2023 तक का लक्ष्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक, अगला बिंदु है प्रदेश में 16,000 करोड़ की सड़कें जो है ये निर्माणाधीन है। ठीक है, ये राशि है। अगला है हर विकास खंड में फूड पार्क स्थापित करने की कार्यवाही जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा प्रदेश में बेरोजगारी दर 22% से घटकर 3% हो गई है। ठीक है, बेसिकली ये एक डेटा है CMIE का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसका आंकड़ा है जिसके अनुसार यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी है? केवल 3% है। ठीक, चलिए अगला बिंदु इन्होंने बताया 26,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन जो है इस सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताए गए, जैसे नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में 47,000 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश है। ठीक है, कितने करोड़ का? 47,000 करोड़ रुपए जो है ये निवेशित हुआ है नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत। नई औद्योगिक नीति कब आई है? आपको पता होगा 1 नवंबर 2019 से लेकर के 30 अक्टूबर 2024 तक के लिए ये जो औद्योगिक नीति है ये प्रभावी है। ठीक है, चलिए
अगला बिंदु इन्होंने बताया कि 67,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो 47,000 करोड़ रुपए निवेशित होंगे तो वहां से कुल 67,000 से अधिक लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अगला है सुकमा में फूड पार्क की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग जिले में 78 करोड़ रुपए लागत की वनोपज प्रसंस्करण के लिए वृहद इकाई स्थापित करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया। ठीक है, तो एक वृहद वनोपज प्रसंस्करण इकाई जो है वो दुर्ग जिले में लगाया जा रहा है, जिसकी लागत होगी 78 करोड़ रुपए। ठीक, इसके अलावा और बिंदु क्या बताया इन्होंने? वन आश्रित परिवारों को सीधा लाभ कैसे होगा? तो सबसे पहले सीधा लाभ कैसे हो रहा है? आपको पता होगा कि वनोपजों की संख्या जो है 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 52। ठीक है, यानी कि जो पहले 7 लघु वनोपज थे जिनकी बिक्री या जिनकी खरीदी सरकार के द्वारा की जा रही थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, अब लघु वनोपजों की संख्या हो गई है 52। ठीक है, 52 जो लघु वनोपज है वो सरकार के द्वारा एमएसपी पर खरीदे जा रहे हैं। तो यहां से सीधी सी बात है, जो वन संग्राहक परिवार है, वनोपज संग्राहक परिवार है, उनको फायदा हुआ है। इसके अलावा तेंदुपत्ता की दर पहले 2500 रुपए थी, अब कितना कर दिया गया है? 4,000 रुपए कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक, चलिए, तो इसके अंतर्गत 2 बिंदु बताए इन्होंने। पहला बिंदु है कि 17 वनोपजों का संग्रहण मजदूरी तथा समर्थन मूल्य में वृद्धि की, जिसके कारण 13 लाख से अधिक आदिवासियों और वन आश्रित परिवारों को हर साल 502 करोड़ रुपए जो है इसकी अतिरिक्त आय होगी उनको। ठीक है, जो आदिवासी और वन आश्रित परिवार हैं इनको 502 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त रूप से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इस प्रकार के कार्यक्रम से। ठीक, 2500 रुपए पहले था, अब 4,000, तो उनकी आय बढ़ गई, सीधी सी बात है। ठीक, चलिए अगला है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 125 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हो चुका है। ठीक, आपको पता होगा कि गोधन न्याय योजना जो है ये हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। ठीक, उद्देश्य क्या था? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, सरकार इसके अंतर्गत कैसे करती है क्रियान्वित योजना को? गोबर खरीदती है गौठानों के माध्यम से, है ना। इससे क्या होता है? जो पशुपालक परिवार है, पशुपालक लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होता है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत 20 जुलाई 2020 से लेकर के अब तक 125 करोड़ रुपए से अधिक राशि जो है वो पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को वितरित किया जा चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि हाल ही में प्रसारित लोकवाणी के 19वें संस्करण में मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताए गए थे। चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट में। चलिए, तो हमारा अगला सेगमेंट है क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट, जैसा कि हर वीडियो में होता है। तो आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल किस जिले में निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन है दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद या बालोद। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहां पर बनाया जा रहा है सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 171, 52, 115 या 125। ठीक, तो हाल ही में इसका अपडेट आया है, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। अगला है, हाल ही में किस संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। संस्थान को, ये ऐसा है, संस्थान को। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है ना, इसको आप लोग समझ जाएंगे। इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2020 किस संस्थान को दिया गया? दोनों प्रश्न एक ही है। ठीक है, बस पूछने का तरीका क्या कर दिया, इसने बदल दिया है। ऑप्शन है आपके पास KVK कोरिया यानी कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, एग्रीकल्चर कॉलेज कांकेर, IGKV रायपुर यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अगला है KVK बिलासपुर। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो पुरस्कार है वो हाल ही में किस संस्थान को दिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि राज्य भर में 11 जुलाई को आयोजित बीज बुआई महापर्व का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है वन विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा, राजभाषा आयोग द्वारा या ऊर्जा विभाग के द्वारा। तो चलिए इसको भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 17 लक्ष्यों के मूल्यांकन हेतु कितने इंडिकेटर्स का निर्धारण किया गया है? ठीक, चलिए तो ये प्रश्न मैंने बताया था आपको कि ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का फ्रेमवर्क जो है राज्य सरकार ने पहली बार बनाया है। ठीक, तो चलिए इसको भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने बिंदु जो हैं इसको निर्धारित किए गए हैं। अगला है स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में टोटल 6 प्रश्न है जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। इसके आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। ठीक, चलिए तो ये थे छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े 11 से 16 जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।